तो देखिए, जैसे कोड में हमने जो देखा था वो क्या था, 25 से चालू हो रहा था, तो 5, ठीक है। और ये जो चीजें चालू थी वो कहाँ से थी, 12 और 13 जो आर्टिकल्स है वो देखा था हमने। और आज हम देखेंगे क्या, 5 आर्टिकल्स जो हैं समता के अधिकार में, तो कहाँ से कहाँ तक होगा वो, 14 से लेके 18 तक, ठीक है। 14, 15, 16, 17 और 18, तो इतने आर्टिकल्स जो हैं वो आपके किस में है, समता का अधिकार में है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे समता का अधिकार जो है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 जो है वो बताता है विधि के समक्ष समता। 15 जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और 16 बताता है लोक नियोजन के अवसर, विषय में अवसर की समता। और 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत। और 18 बताता है उपाधियों का अंत। तो ये चीजें आज हम देखेंगे समता के अधिकार के अंतर्गत। तो हम देखेंगे संवैधानिक उपबंध जो है, जो भारत के संविधान में समता के अधिकार के लिए अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक जो उपबंध किया गया है उनको देखेंगे। तो देखिए, भाग 3 जो है मूल अधिकार से जो संबंधित है, उसमें समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। जिसमें अनुच्छेद 14 जो है वो उपबंध करता है विधि के समक्ष समता के बारे में। तो यहाँ विधि का शासन जो है, वो सिद्धांत आप देख सकते हैं। और जो संवैधानिक उपबंध है वो देखिए कि अनुच्छेद 14 उपबंध करता है कि राज्य, ठीक है, तो ये कर्तव्य किसका है, राज्य का है, कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, कहाँ पे, जो क्षेत्र है वो भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये दो पदावली है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से। तो इसको देखने का प्रयास करें एक बार कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो यहाँ नागरिक वाली बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इससे संबंधित जो वीडियो है आपको डिटेल में मिल जाएगा, अनुच्छेद 14 का विस्तृत वर्णन है उसमें। अब देखिए, जो अनुच्छेद 15 है वो उपबंध करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। तो यहाँ पे जो आधार दिए गए हैं कि इन आधारों पे जो है विभेद नहीं किया जाएगा, तो वो आधार क्या क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद जो किया जाएगा उसका प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 15। तो संवैधानिक उपबंध में देखेंगे कि जो खंड 1 है अनुच्छेद 15 का, वो बोलता है कि राज्य, तो यहाँ पे भी दायित्व किसका है, राज्य का है, किसी नागरिक के विरुद्ध, तो यहाँ पे नागरिकों के लिए है ये, ठीक है, के विरुद्ध धर्म, जो आधार दिए गए हैं, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए खंड 2 जो है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, तो आधार जो है वो वही है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक केवल, तो ये जो चीजें हैं वो सार्वजनिक है कि आपके मतलब ये जो चीज है वो लोगों का भी कर्तव्य अधिरोपित करता है लोगों पर, कि दुकानों और सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, ठीक है। और उपखंड ख बोलता है कि पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, ठीक है, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो इसका उपयोग जो है वहां पे कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी, किसी को रोका नहीं जाएगा, कोई दायित्व अधिरोपित नहीं किया जाएगा और निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा ऐसे। उपधारा 3 जो है अनुच्छेद 15 की, वो बंद करती है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए
कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सामान्य उपबंध आपको दिए गए हैं ना खंड 1 और 2 में, तो इस पे ये प्रतिबंध जो है कि प्रतिषेध कर रहा है कि इन चीजों को नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ये समझिए कि अपवाद स्वरूप यहाँ पे उपबंध दिया गया है, इसका अपवाद के रूप में, कि इस अनुच्छेद की कोई बात, ठीक है, राज्य को, तो राज्य को ये शक्ति प्रदान करता है इसके बावजूद कि वो स्त्रियों के लिए और क्या कर सकता है, बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, तो उस विशेष उपबंध करने से राज्य को निवारित नहीं करेगा, ये जो उपबंध दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए जो खंड 4 है, खंड 4 जो बोलता है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े, ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो ये भी अपवाद स्वरूप ही ले सकते हैं आप। ठीक है, तो सामाजिक, सोशल और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, और एसटी और एससी के लिए कुछ विशेष उपबंध करने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो यहाँ पे राज्य को शक्ति है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए, है ना, और क्या कर सकता है, एसटी एससी के लिए वो विशेष उपबंध कर सकता है। तो ऐसी विधियां बना सकता है जिनसे उनकी मतलब उनकी उन्नति हो सके, ऐसी विधियों का निर्माण राज्य जो है वो कर सकता है। तो ये भी जो उपबंध, जो सामान्य उपबंध दिया गया है कि 15 के अंतर्गत, तो ये सामान्य उपबंध जो है वो क्या है, शक्ति को, राज्य की शक्ति को कम नहीं करेंगे इस संदर्भ में। उसके बाद देखिए खंड 5 जो है वो ये बोलता है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात, मतलब व्यापार से संबंधित कोई बात राज्य को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध है अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके, तो ये जो सब चीजें हैं ना वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अनुच्छेद 19 के खंड जो हैं, तो अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं। ठीक है, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या प्रवेश से संबंधित है, तो इनके लिए भी विधियां उपबंध करने से नहीं रोकेगी। तो यहाँ पे भी राज्य की शक्ति को निवारित नहीं करेगी ये चीजें। तो ये था आपका अनुच्छेद 15। अब देखिए अनुच्छेद 16 जो है वो ये बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि जो राज्य जो सेवाएं लेता है या राज्य सेवा में जो है, तो वहां पे अवसर की समता होगी। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, धर्म का हो, तो आधार देखेंगे अभी हम संवैधानिक उपबंध में, तो इनके आधार पे क्या विभेद नहीं किया जाएगा और सभी को अवसर की समता होगी ऐसे। तो 16 का खंड 1 जो है वो देखें कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो ये जो अनुच्छेद 16 है वो किनके लिए है, नागरिकों के लिए। क्या उपबंध करता है कि नियोजन और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी को अवसर की समता होगी। उसके बाद खंड 2 जो है वो बोलता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास, तो यहाँ पे ये जो आधार है उनको देखिएगा कि थोड़ा सा भिन्न है अनुच्छेद 15 से। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, ठीक है, ये उद्भव जो है, जन्म स्थान, निवास के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा। और इनमें से किसी के आधार पर न तो किसी नागरिक को अपात्र घोषित किया जाएगा या अपात्र होगा, और न ही उनसे विभेद किया जाएगा। तो ये आपका सामान्य उपबंध हो गया।
अब यहाँ पे जो देखिए खंड 3 है, जैसा हमने उसमें पढ़ा था अनुच्छेद 15 में, कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई उपेक्षा विहित करता हो। जैसे आप देखे होंगे कि जो स्थानीय निवासी होते हैं उनको कुछ आयु सीमा में छूट दी जाती है, तो ये सब जो चीजें हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। तो ये जो है खंड 3 कहता है आपका अनुच्छेद 16 का। तो आपवादिक स्थिति आप इसको समझ सकते हैं कि सामान्य उपबंध से अपवाद के स्वरूप में ये होंगे। उसके बाद देखिए कि जो खंड 4 है वो ये बताता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। तो जो राज्य के ओबीसीज हैं, अगर स्टेट को ये लगता है, राज्य को ये लगता है कि इन वर्गों का जो है राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व तो कम है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि नियुक्ति और पदों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध कर सकता है राज्य। ठीक, और ये जो उपबंध है अनुच्छेद 16 के सामान्य उपबंध जो हैं वो राज्य को निवारित नहीं करे। उसके बाद देखिए खंड 4 का जो है ये आपका 17वां संशोधन अधिनियम 1995 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो यहाँ देखिए कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, ठीक है, SC ST जो हैं जिनका प्रतिनिधित्व तो राज्य की राय में, तो राज्य को जब ये लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व तो कम है सेवाओं में, तो ही क्या है राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में, मतलब प्रमोशन के जो मैटर्स हैं उनमें आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, इनके साथ साथ जो नियुक्ति है और प्रोन्नति जो है, ठीक है, प्रमोशंस के लिए उनके लिए भी उपबंध कर सकता है राज्य जो है। अब खंड 4 जो है वो देखिए कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी हुई रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन दिए गए आरक्षण के किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित थी, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी, और ऐसी रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा, ठीक है, अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि देखिए जैसे आप मतलब जो खंड 4 है और 4 है ना, तो यहाँ पे 4A में अगर कोई रिक्तियां निकलती थी, जैसे 10 सीट है और ये जो है वो मान लो ST SC OBC के लिए मान लो नहीं भरी गई है, तो ये 5 रिक्त पद थे। अब यहाँ पे क्या होता है, नई नियुक्ति निकलती है 10 पदों के लिए, और इसमें क्या होता है कि जो आरक्षण मिलना है वो तो मिलेगा ही, 50% का आरक्षण, तो 5 सीट रिजर्व है, ठीक है, ST SC OBC के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये रिक्तियां तो पूर्व की थी जो ST SC OBC के लिए थी, जो नहीं भरी गई थी, तो यहाँ पे अब कुल जो पद हो गए वो 15 हो गए, और उसमें से क्या हो गए 10 पद जो है वो आरक्षित हो गए। तो अब ऐसा नहीं समझा जाएगा कि ये 50% का जो आरक्षण था उस आरक्षण से अधिक हो रहा है। मतलब ये जो 5 पद जो पूर्ववर्ती थे, ये पद जो हैं वो अब के में नहीं गिने जाएंगे और आरक्षण की सीमा से अधिक है, ऐसा नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद देखिए जो खंड 5 है वो ये बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संस्थित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। तो यहाँ पे क्या चीज है कि जैसे आप कोई विशिष्ट सांप्रदायिक संस्था मान लें,
ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई अ, किसी पद को भरा जाना है या उस पद पे पदाधिकारी जो है उसको देना जाना है, तो वहां पे आप क्या है कि अनुच्छेद 16 जो है उसका मतलब इस आधार पे उसको चुनौती नहीं दे सकते कि यहाँ पे भी आपको अवसर की समता मिलनी चाहिए। तो वहां पे क्या है कि विशिष्ट धर्म या विशिष्ट संप्रदाय जो है उन्हीं के ज्ञाता को या विशेषज्ञ जो होंगे उनको ही पद में भरा जाएगा, और वहां पे आप क्या है ये 16 का बचाव लेके आप अवसर की समता के लिए वहां पे मतलब अपना चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये चीज बोलना चाहता है जो खंड 5 है। तो इस प्रकार हमने देखा जो अनुच्छेद 16 था उसको देखा। अब उसके बाद देखिए अनुच्छेद 17 जो है वो ये बताता है कि अस्पृश्यता का अंत। तो यहाँ पे ये है कि अस्पृश्यता जो है जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में छुआछूत बोलते हैं का अंत किया जाता है, और इसका किसी भी रूप में आचरण जो है निषिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो जो अस्पृश्यता है उसको रोक दिया गया है, मतलब निषिद्ध, अब आप इसका आचरण नहीं कर सकते, इसको अपने व्यवहार में नहीं ला सकते। तो अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो बना हुआ है उसके अंतर्गत ठीक है ये अपराध की कोटि में आएगा और उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाएगी विधि के। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं हम, अनुच्छेद 18 जो उपबंध करता है उपाधियों के अंत के बाद विषय में। तो यहाँ पे देखिए खंड 1 है वो बोलता है कि राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करे। खंड 2 जो है वो बोलता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। खंड 3 है वो ये बोलता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि अगर उसको धारण करनी है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, या आप ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति की सहमति से ही स्वीकार करेगा। उसके बाद जो खंड 4 है वो बोलता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि अ, जो समता का अधिकार है उसके लिए क्या संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं ऐसे करके। तो इस संदर्भ में अगर आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।